Hi, future company secretaries. I'm Professor CSCMA AD Singh, your teacher for direct and indirect tax. Students, I have been teaching company secretaryship students since 2012. Even though मेरा teaching experience 18 plus almost 19 years का है, but CS के students को सिखाने का experience 2012 से आगे है, and it is for huge number of hours. There have been days जब 12-12 घंटा मैंने सिर्फ CS के students को सिखाया. So I am a taxation teacher for all the three courses CA, CS, CMA for all the three levels, but CS is especially close to my heart. So I have taught CS from foundation, abhi CSET level, CS executive level, almost all subjects, and CS professional का मैंने tax के multiple batches लिए. With that, students, let us dive into this beautiful, versatile, technical, interesting, and the most scoring subject, taxation. बच्चों, टैक्सेशन का ज्ञान ये सारे सीएस कंपनी सेक्रेटरीज के लिए मस्ट है. आपको पता है या नहीं मुझे नहीं पता, बट कंपनी सेक्रेटरीज ऑल्सो स्पेशलाइज इन टैक्सेशन. आई नो सीएस फर्म्स जो जीएसटी की कंसल्टेशन सर्विसेज ऑफर करती है. सो बहुत इंटरेस्टिंग एरिया है. रियल लाइफ में तो आप पक्का यूज करोगे, अपने क्लाइंट्स को भी हेल्प करोगे, और इतना सारा नॉलेज गेन करने के बाद यू कैन ओपन योर टैक्स प्रैक्टिस ऑल्सो. हमारा जो सिलेबस है एवरीवन, सेकंड मॉड्यूल का सीएस एग्जीक्यूटिव में, उसमें 3 सब्जेक्ट्स है. सबसे पहला सब्जेक्ट है टैक्सेशन. जैसे मैंने आपको बताया, मैं अपने सीक्वेंस में बात कर रहा हूं. ओके, सबसे पहला सब्जेक्ट है टैक्सेशन. टेक्निकल है सबसे ज्यादा और बहुत हाई स्कोरिंग भी है. दूसरा सब्जेक्ट है ईसीआईपी, इकोनॉमिक कमर्शियल लॉज एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट लॉज. बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जिसके अंदर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड कंपटीशन एक्ट, और अभी तो कुछ एरियाज उन्होंने हटा दिए ईसीआईपी से, बट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉस का बहुत इंटरेस्टिंग एरिया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का बहुत इंटरेस्टिंग एरिया है. सो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल सब्जेक्ट्स टू टीच एंड टू लर्न ऑल्सो ईसीआईपी. कैपिटल मार्केट सिक्योरिटी लॉ इज द थर्ड वन, जिसमें आपको मार्केट्स में इक्विटी शेयर्स एंड हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स एंड एडीआरस, जीडीआरस, आईडीआरस क्या होते हैं, डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, सेबी एलओडीआर, सेबी आईसीडीआर, सेबी बायबैक ऑफ सिक्योरिटी, एंड सो मेनी अदर रेगुलेशंस यू आर गोइंग टू लर्न. सो तीनों सब्जेक्ट बहुत धमाकेदार है, बहुत इंटरेस्टिंग है, और फर्स्ट अटेम्प्ट में तो पास होना ही है. तीनों के तीनों सब्जेक्ट में एग्जाम्शन मुझे चाहिए. ओवर द इयर्स बच्चों, इतने सारे मेरे एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट्स को टैक्सेशन के अंदर एग्जाम्शन आया कि मैं आपको क्या बताऊं. टीचिंग सिंस दैट टाइम जब डायरेक्ट टैक्स के अंदर मेन एंड विमेन का अलग स्लैब होता था. टीचिंग सिंस दैट टाइम जब वैट, सीएसटी, एक्साइज और कस्टम्स ये अलग अलग लॉस थे. एंड एवरीवन, आजकल का तो टैक्सेशन इतना सुंदर है, इसके साथ साथ टैक्स प्लानिंग कैसे करनी है, टैक्स को ऑप्टिमाइज कैसे करना है, ये सारी चीजें आप पढ़ने वाले हो. स्टूडेंट्स, मैं आपको 3 प्राइमरी नोट्स इशू करूंगा. नंबर 1, ये रहे मेरे गोल्डन मेगा चार्ट्स, जिसके अंदर मैंने पूरी समरी बना के रखी है सारे टॉपिक्स की. कलरफुल चार्ट से ये लेटेस्ट असेसमेंट ईयर के हिसाब से, जिससे हम काफी सारी पढ़ाई करेंगे. नंबर 2, मेरे की पॉइंट नोट से, जहां पे टैक्स और जीएसटी की सारी थियरी होगी. एंड नंबर 3, क्वेश्चन बैंक है, जहां पे मॉड्यूल के क्वेश्चन, कुछ सीएससीएमए के क्वेश्चंस भी, और साथ में सीएस एग्जीक्यूटिव के एग्जाम क्वेश्चंस में कवर करने वाला हूं. डायरेक्ट टैक्स की अलग बुक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स की अलग बुक्स है. हमारे सिलेबस के अंदर एवरीवन अगर आप देखोगे तो डायरेक्ट टैक्स के 60 मार्क्स है और जीएसटी कस्टम्स के 40 मार्क्स है. अनलाइक सीएमए इंटर, अनलाइक सीए इंटर, जहां पे 50-50 का पैटर्न है. तो एवरीवन, ये पैटर्न इतना सुंदर इन्होंने रखा है कि जितना सिलेबस है उतने हिसाब से उतने मार्क्स उसको दिए हुए हैं. स्टिल मेरा ऐसा मानना है कि जो जीएसटी कस्टम्स के 40 मार्क्स है पूरे हाथ के मार्क्स है. डायरेक्ट टैक्स के अंदर भी 5 हेड्स ऑफ इनकम है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया. उसके अलावा क्लबिंग, सेट ऑफ एंड कैरिड फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस और बाकी के मिसलिनियस टॉपिक्स है. बट एवरीवन,
जीएसटी और कस्टम्स को पढ़ने में कम टाइम मिलता है और स्कोर उसमें ज्यादा आता है, इसमें काफी सारा थियोरी है। ऑलराइट, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट अस स्टार्ट। मेरा सिखाने का तरीका ऐसा रहेगा डियर स्टूडेंट्स, दैट फर्स्ट आई विल टीच यू सर्टेन एरियाज ऑफ डायरेक्ट टैक्स। एक बार डायरेक्ट टैक्स में 2-3 हेड ऑफ इनकम हमारे हो गए, वंस यू स्टार्ट फाइंडिंग इट कंफर्टेबल, ऑन वीकेंड्स आई विल शिफ्ट ओवर टू जीएसटी कस्टम्स एट अ डिफरेंट टाइम स्लॉट, ताकि वो पढ़ाई भी हमारी पैरेलली शुरू हो जाए। ऑलराइट, बट स्टार्टिंग हम डायरेक्ट टैक्स से करेंगे, इसके 2-3 चैप्टर्स होने दो, फिर ही हम इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर एंटर करेंगे। व्हाट इज टैक्स? सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि टैक्स क्या है। लिसन टू मी, द फेमस पोएट कालिदास, lauding, praising King Dalip, an ancient ancestor of Lord Ram, said, "It is for the good of his subjects that he collected taxes from them, just as sun draws moisture from the earth to give it back 1,000 folds." मेरे बच्चों ने एवरीवन रिसेंटली लाइफ साइकिल, वाटर साइकिल पढ़ा है, और वो मुझे बता रहे थे कि पापा कैसे इवेपोरेशन होता है, एंड यू नो द सन हेल्प्स द क्लाउड्स इन इवेपोरेटिंग ऑल द वाटर वेपर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड फ्रॉम द अर्थ, एंड देन फिर वो रेन्स होती है एंड प्योर वाटर आता है नदियों में एंड व्हाट नॉट। ठीक उसी तरीके से एवरीवन, जो राजा है, नाउ डेमोक्रेसी, नाउ द इलेक्टेड लीडर्स, दे कलेक्ट टैक्स from all the citizens, not to harass the citizens, but to give them back 1,000-fold. स्टूडेंट्स, अगर गवर्नमेंट हमसे जीएसटी कलेक्ट कर रही है, अगर गवर्नमेंट हमसे इनकम टैक्स कलेक्ट कर रही है, तो देन द गवर्नमेंट इज मेकिंग रोड्स, डैम्स, ब्रिजेस। जो गरीब बच्चे हैं उनको फ्री स्कूलिंग दी जा रही है, जो गरीब लोग हैं उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फ्री में इलाज करवाया जा रहा है। There is midday meal scheme for the young kids, defense, law order, और हमारी कंट्री को क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से बचाने के लिए हम वो खर्चा करते हैं। प्लीज नोट डियर स्टूडेंट्स, जब भी कोई भी पर्सन जो कंट्री को चला रहे हैं, हमारे केस में हमारे नरेंद्र मोदी जी, निर्मला सीतारमन मैडम हु इज द फाइनेंस मिनिस्टर, ये जो टैक्सेशन कलेक्ट करते हैं एवरीवन, ये उनकी जेब में नहीं जा रहा है। द मनी इज नॉट गोइंग इन टू देयर पॉकेट्स, द मनी इज गोइंग इन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। फरवरी में बजट निकलता है, द बजट इज कन्वर्टेड इनटू एनुअल फाइनेंस एक्ट, और उसके तहत द मनी स्पेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ अवर कंट्री। ये पैसा राजा की जेब में या ये पैसा हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की जेब में नहीं जा रहा। The money is used for development of the society. All right, students, यहां पे कितने ऐसे लोग हैं? How many of you stay in housing society? आप में से कितने लोग हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं? मुझे बताओ। I stay in a housing society. हाउसिंग सोसाइटी बंगलों में या तो फिर फ्लैट में, जहां पे लिफ्ट है, जहां पे सिक्योरिटी गार्ड है, कचरा उठाने कोई आता है? अरे यस और नो एवरीवन? How many of you stay इन हाउसिंग सोसाइटी? अब मुझे एक बात बताना, जो हाउसिंग सोसाइटी है, जो हाउसिंग सोसाइटी होती है, उसके अंदर हम मीटिंग्स लेते हैं, और मीटिंग करके जो साइड वाली सोसाइटी है उसमें से एक प्रेसिडेंट और चेयरपर्सन और ट्रेजरर इलेक्ट करते हैं ना? नो, नहीं, हमारी सोसाइटी से इलेक्ट करते हैं। और फिर जो ट्रेजरर होता है, जो ऑफिस बेरर होता है हमारी हाउसिंग सोसाइटी का, वो हमारा लीडर बन जाता है ना, हम पे राज करता है। वो बोलता है क्या करने का क्या नहीं करने का। एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल भी नहीं एवरीवन। इट इज अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस बाय विच वी अपॉइंट ऑफिस बेरर्स। वो ऑफिस बेरर हमारे लीडर नहीं, वो हमारे राजा नहीं, वो तो उल्टा पब्लिक सर्वेंट है, वो हमारी सेवा करते हैं। हम उनको कंप्लेंट करते हैं, इधर का लाइट खराब हो गया, इधर का फैन खराब हो गया, पार्किंग में लाइट नहीं चल रहा, जो बच्चे हैं बच्चों को कार्स जोर से आ रही है सोसाइटी के अंदर, स्पीड ब्रेकर बनाओ एंड व्हाट नॉट। एंड ये जो लोग हैं, जो सोसाइटी के चेयरपर्सन है, जो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं, जो सोसाइटी के ट्रेजरर है, जो फाइनेंसेस को देखते हैं, ये लोग क्या करते हैं एवरीवन? सोसाइटी से मेंटेनेंस कलेक्ट करते हैं। एम आई राइट एवरीवन?
मेंटेनेंस कलेक्ट करके मेंटेनेंस एक नए अकाउंट में जाता है, उनके प्राइवेट अकाउंट में नहीं आता। चेयरपर्सन घूमता नहीं वो कार लेके, ट्रेजरर और कार लेके घूमता नहीं है। द मनी गोज इनटू द कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक सेपरेट बैंक अकाउंट, या तो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स का एक सेपरेट बैंक अकाउंट, जहां पे द मनी इज यूज्ड फॉर पेइंग द सिक्योरिटी गार्ड, पेइंग फॉर द अपकीप ऑफ लिफ्ट, इट इज पेड टू द गार्बेज कलेक्शन पीपल, इट इज पेड टू द स्वीपर। अरे यस और नो एवरीवन? इन द सेम वे, अगर आपको और मुझे सिविलाइज सोसाइटी में रहना है तो वी हैव टू पे टैक्सेस, एंड जस्ट लाइक इन अ सोसाइटी, in a housing complex, we appoint the chairperson and the treasurer, we appoint our prime minister, and then the finance minister is appointed, and so on and so forth. और ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है और ये जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है और जो बाकी के सारे मिनिस्टर्स और लीडर्स है, दे आर पब्लिक सर्वेंट्स, दे आर सर्विंग us the public, and they are retiring every 5 years. Am I right everyone? In the same way, हमारी हाउसिंग सोसाइटी में हर एक साल में इलेक्शंस होती है, हर 5-5 साल में इलेक्शन होती है और चेयरपर्सन रोटेट होता है। सही बात है कि नहीं एवरीवन? प्लीज नोट दैट द मनी डज नॉट गो इनटू द पॉकेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, द मनी गोज टू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एंड द मनी इज यूज्ड टू पे फॉर कॉमन एमिनिटीज। डू यू नो व्हाट इज जंगल राज डियर स्टूडेंट्स? आप लोग को पता है जंगल राज क्या होता है? जंगल राज एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे गवर्नमेंट है ही नहीं, जहां पे टैक्सेस है ही नहीं, क्योंकि टैक्सेस नहीं है तो देयर इज नो जुडिशियल मशीनरी, देयर इज नो पुलिस मशीनरी। तो अगर आज मैंने कुछ पैसे कमाए और आज मैंने कुछ गोल्ड कॉइन कमाए, या तो मैंने कुछ बनानास और एप्पल्स कमाए, और मैं जैसे यहां से बाहर निकलूंगा, आप में से कोई मुझे बोलेगा सर मुझे भी शेयर करो, नहीं तो मैं फिजिकली आपसे स्ट्रांग हूं और मैं छीन लूंगा। वैसे यू आर माई वेरी नाइस स्टूडेंट्स, आई एम जस्ट मेकिंग अ पॉइंट एवरीवन। कोई भी रैंडम रास्ते पे चलता हुआ आदमी आपके भी फ्रूट्स छीन लेगा, आपका भी गोल्ड कॉइन ले लेगा, मेरा भी ले लेगा यार। और एक बार उसने छीना तो मैं आप लोग को इकट्ठा करूंगा और मैं बोलूंगा अरे स्टूडेंट्स देखो किसी ने तो लूटिंग कर दी यार, किसी ने चोरी कर दिया। फिर हम लोग सब जाएंगे, इतने सारे लोग, हम लोग जाके उसको लूट लेंगे, उसकी जेब में से गोल्ड कॉइन्स भी निकाल देंगे। एम आई राइट एवरीवन? एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। दैट इज जंगल राज। In order for there not to be a jungle raj, we have created the system of civilized society. In civilized society, there is a system कि कैसे leaders elect होंगे, कैसे rules and regulations हमारे केस में laws बनेंगे, right everyone? जिसमें democratic participation होता है। There is the president, there is लोक सभा, there is राज्य सभा, और वहां से सारे laws बनते हैं parliament के अंदर। Am I right everyone? So, in order for us to have a civilized society, it is must that we pay taxes. बहुत लोग टैक्सेस को बहुत नेगेटिव सोचते हैं, टैक्सेस को बहुत नेगेटिवली लेते हैं। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स भी, सर इतना टैक्स पे करना, इतना इतना पे करना पड़ रहा है। अरे अगर आपका टैक्स लायबिलिटी आ रहा है, स्पेशली अगर ज्यादा आ रहा है, तो इट इज अ प्रिविलेज, इट मींस दैट यू आर अर्निंग ह्यूज सम्स ऑफ मनी। सो आपका जो सोसाइटी की तरफ ड्यूटी है वो निभाओ और आप टैक्सेस पे करो। ऑलराइट? यहां पे मैंने वही लिखा है, टैक्स इन सिंपलर टर्म्स इज कंट्रीब्यूशन पेड बाय अ सिविलाइज्ड सोसाइटी फॉर इट्स कंजर्वेशन। एक सिविलाइज्ड सोसाइटी को चलाने के लिए, पुलिस को पैसा पे करने के लिए, सैलरी पे करने के लिए टैक्सेस तो आपको पे करना ही पड़ेगा। The taxes are collected for serving the primary purpose of providing sufficient revenues to the state. Taxes have come to be recognized as an instrument through which social and economic objects of a welfare state could be achieved. All right? Students, इसके अलावा मैंने आप लोगों को और एक बुक दी है। This book is module based notes. ये बुक के ऊपर मैंने एक वार्निंग भी दे दी है कि ये बुक में थोड़े से मैंने की पॉइंट नोट्स लिखे हैं, एंड देयर माइट बी सर्टेन अमेंडमेंट्स जो आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल होगा। तो एग्जाम से पहले, स्पेशली दिसंबर अटेम्प्ट से पहले, जो भी बच्चा टैक्स दे रहा होगा, मेरा रिवीजन क्लास होगा, वो रिवीजन क्लास के अंदर मैं आपको अमेंडमेंट बुकलेट दूंगा। इवन इफ यू आर नॉट अटेंडिंग रिवीजन क्लास और यू आर अटेंडिंग ऑनलाइन, यू विल गेट द अमेंडमेंट बुकलेट। सो जस्ट मेक श्योर कि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होते हैं टैक्सेशन लॉ के अंदर, अभी तो फिलहाल जून में कुछ नहीं है, जून में जो भी एप्लीकेबल आई एम टीचिंग, बट इट विल बी एप्लीकेबल फॉर दिसंबर एंड आगे का अगर कोई अटेम्प्ट दे रहा है तो उसके लिए। तो जस्ट मेक श्योर कि आप अमेंडमेंट बुकलेट ले लो।
स्टूडेंट्स, हमारा जो डायरेक्ट टैक्स का सिलेबस है, प्लीज नोट, इट इज बाइफर्केटेड इनटू 3 पार्ट्स। सबसे पहले बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स एक्ट है 10%, उसके बाद में हेड ऑफ इनकम को 25% मार्क्स है, एंड देन टोटल इनकम टैक्स लाइबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल एचईएफ, सर्टन मिसलेनियस चैप्टर्स है इंक्लूडिंग टीडीएस, एडवांस टैक्स एंड व्हाट इज पैन कार्ड एंड सम असेसमेंट प्रोसीजर्स। उसके लिए 15 मार्क्स 15% का सिलेबस है। ओके, मैं आगे चला गया। सो प्लीज अंडरस्टैंड कि मैं 50% के अंदर से 10, 25 और 15 बता रहा हूं। दिस मीन्स दैट चैप्टर नंबर 1 टेंटेटिवली 10 मार्क्स का होगा, चैप्टर नंबर 2 25 एंड चैप्टर नंबर 3 15 एंड सो ऑन। मैं आगे चला गया एवरीवन। सो यहां पे इंट्रोडक्शन में और भी चीजें मैंने दी हुई है जो आपके मॉड्यूल्स में दिया है। When most of the European civilization, ये आपका मॉड्यूल हमें बता रहा है, were in hopping stage, the Maurya Empire in India had a well-developed taxation policy. आपने तो इनके बारे में सुना ही होगा, yes? Yeah, you are absolutely right. कौटिल्य एक मिनिस्टर थे मौर्य एम्पायर में, उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा था ऑन टैक्सेशन. So it is a good evidence on contemporary Indian thinking about state administration, economics and fiscal policy. Students, problem ऐसा है that our syllabus being MCQ, certain words of the module may be asked in MCQ. इसी के लिए मैंने जो नोट्स बनाए हैं, ये नोट्स भी MCQ मॉड्यूल बेस्ड है. अगर आप देखोगे तो चैप्टर 1.1 इज एग्जैक्ट चैप्टर नंबर एज पर योर मॉड्यूल. और यहां पे भी देखो जो मेरा इंडेक्स है, इंडेक्स के अंदर मैंने मॉड्यूल के चैप्टर नंबर्स दिए हैं, आपको दिख रहे हैं 1.1, 1.2 एक्सेट्रा, राइट? सो दैट इज एग्जैक्टली एज पर मॉड्यूल. तो ये एक बार आपको रीड करना जरूरी है. इन टैक्सेशन क्लास आई डोंट वांट टू रीड एवरीथिंग फ्रॉम माय नोट्स लाइन बाय लाइन, you might find it boring. My main object is to make delivery of concept to you and to solve all the practical questions. So will you please read line by line the module based notes once? एक बार आप घर पे जाओगे तो, अरे yes or no? Okay. स्टूडेंट्स, मैं आगे चला गया. हमारे मॉड्यूल में दिया है क्या रीजन है कि हमारी गवर्नमेंट टैक्सेशन इंपोज करती है. What is the reason why taxes are imposed? So there are 3 reasons which are given in our module. सबसे पहला रीजन है to provide basic facilities to every citizen of our country. Everyone, healthcare, electricity, roads, education system, free houses for the poor, water supply, police, firefighters, judiciary system, disaster relief, taking care of bridges, and there are many other things of public welfare. Now we all criticize our government and I am no different. I also criticize our government. But students, एक चीज है, there have been instances, ऐसे बहुत सारे cases हुए हैं जहां पे दिख के आता है that even though our country is the most populous country in the world and our country has very limited per capita income. Students, पूरी दुनिया में अगर आप जीडीपी देखोगे तो हमारा नंबर 4 होगा. That may be the case. But if you look at per capita income or the ability to spend on each citizen, that is very restricted because of the huge population and the very less income that we are currently earning, जो अभी बढ़ेगा, बढ़ रहा है और बढ़ेगा. Despite that, there are some instances जो मैंने देखे जहां पे government really shines like a star. कोविड पेंडेमिक के दौरान एवरीवन, इंडिया का क्या आबादी था और कितनी बुरी तरीके से लोग इफेक्ट हुए थे, स्पेशली डेल्टा वेव में, विच वाज द सेकेंड वेव. डू यू रिमेंबर? At that time, I was admitted to COVID ICU, और जब मैं COVID ICU में था तो PMC से ऑलमोस्ट डेली मुझे फोन कॉल आता था. मैं उठाता नहीं था बिकॉज आई वॉज नॉट वेरी वेल. मैं काफी फोन्स मैंने मिस किए, बट दे यूज्ड टू कॉल मी डेली एंड दे यूज्ड टू आस्क कि आप इन्फेक्टेड हो ना, आपके इतने दिन हो गए इन्फेक्ट होके, आप ट्रीटमेंट ले रहे हो ना. देन आई यूज्ड टू टेल देम कि आई एम इन अ हॉस्पिटल, आई एम इन कोविड ICU, XYZ हॉस्पिटल. Then they used to confirm whether everything is okay, whether I need any help. I mean it everyone. ये calls मुझे बहुत दिन तक आए. Hats off कि इंडिविजुअल लोग जो इन्फेक्टेड है उनको गवर्नमेंट रीच आउट करने की कोशिश कर रही है. हमारे यहाँ पे हमारी सिटी में रिसेंटली साइकिल रेस हुआ था, राइट? हमें थोड़ा इनकन्वीनियंस हो गया, बट एवरीवन, वाजंट द इवेंट वेरी गुड? आप लोग ही बता रहे थे कि सर काफी अच्छे रोड्स, क्लीन है, काफी एफर्ट लिया हुआ है. तो इन सर्टन केसेस, वैसे और भी कपल ऑफ एक्सीडेंट केसेस मैंने देखे हैं जहां पे द लोकल अथॉरिटीज हैव रियली डन अ गुड जॉब. इन सर्टन केसेस इफ यू सी,
the government is trying its level best, considering the huge size of our country and considering the very limited available resources that the government has at its disposal. The government is really doing a good job. Okay, so credit where credit is due. So ये सारी चीजों के लिए, बेसिक फैसिलिटीज के लिए आपको टैक्सेस चार्ज करने. नंबर टू, टू फाइनेंस मल्टीपल गवर्नमेंट. नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग स्टूडेंट्स, हमारा जो इनकम टैक्सेस है, जो इनकम टैक्स चार्ज होता है, ये हम कौन सी गवर्नमेंट को पे करते हैं? इफ यू हैव एन आइडिया, नाउ यू कैन स्पीक अप. अब आप मुझे बता सकते हो. सेंट्रल गवर्नमेंट को आप इनकम टैक्स पे करते हो. मजाक में बोलूं तो नरेंद्र मोदी जी के पास इनकम टैक्स जाता है. सही बात है कि नहीं एवरीवन? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में. एंड देन एवरीवन, फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, a certain part of it is allocated to various government departments. It is allocated to various states. It may be allocated to some local bodies like panchayats, like municipal corporation, like cantonment boards. खड़की कैंटोनमेंट, पुणे कैंटोनमेंट पता है ना आपको? या पंचायत्स, कैंटोनमेंट्स, जिला परिषद, द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, द स्टेट गवर्नमेंट एंड सो ऑन. तो ये सबको फाइनेंस करना पड़ता है. ऑल द लोकल गवर्नमेंट्स ऑफ द स्टेट लाइक विलेज पंचायत, ब्लॉक पंचायत, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, दे रिसीव फंड फ्रॉम द फाइनेंस कमीशन. ओके, हम सारा टैक्सेस केंद्रीय सरकार को देते हैं. डेफिनेटली देयर आर सम टैक्सेस लाइक प्रोफेशनल टैक्स जो स्टेट गवर्नमेंट लेवी करती है. वैसे ही सर्टन एक्साइज, जैसे कि एक्साइज ऑन लिकर आज भी स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है. बट मोस्ट ऑफ द टैक्सेस गोज टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट एवरीवन? इवन इन जीएसटी, अगर आपको पता है तो आईजीएसटी के केस में सारा सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाता है और उसके बाद में फिर गवर्नमेंट अलोकेशन करती है, राइट? मैं आगे चला गया एवरीवन. प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ. जो टैक्स पेयर है उनको प्रोटेक्शन मिलता है लाइफ एंड वेल्थ का फ्रॉम द गवर्नमेंट इन केस ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन, इंटरनल आर्म्ड रिबेलियन और एनी अदर सिचुएशन. तो ये हम सबको पता है बहुत अच्छे से that our armed forces is one of the, it has one of the highest number of soldiers and reserve soldiers in the world. I think second only to China or maybe one or two country like USA. I'm not very sure, but top में आता है हमारा ranking in terms of कितने personal armed forces में employed है या deployed है, right? Also everyone, हमारे यहाँ पे जितनी बार भी प्रोटेस्ट हुए हैं, जितनी बार भी रॉयटिंग जैसा सिचुएशन हुआ है, वी हैव रॉयट पुलिस एंड वी हैव व्हाट नॉट. हमारे पास बहुत सारे ऐसे फोर्सेस है. बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होती है, इंटरनल फोर्सेस होते हैं जैसे पुलिस फोर्स होती है, रॉयट पुलिस होती है, जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं. ये सब के लिए आपको टैक्सेस लगेंगे. एब्सोल्युटली फाइन एवरीवन. बिफोर आई प्रोसीड अहेड टू द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ टैक्स, वी आर मूविंग ओवर इनटू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स. आई थिंक थोड़ा सा टाइम हो गया क्लास मुझे शुरू करके. एट दिस पॉइंट आप लोगों के कुछ भी डाउट है तो आप लोग मुझे बता सकते हो. यू कैन टेल मी. लॉट ऑफ माइन्यूट थिंग्स इन टैक्स एवरीवन जो हम सब्सिक्वेंटली आगे पढ़ने वाले. जैसे कि आई वाज टॉकिंग अबाउट टैक्स ऑडिट. प्लीज नोट कि टैक्सेशन लॉ के अंदर इनकम टैक्स एक्ट है. डायरेक्ट टैक्स में पहले वेल्थ टैक्स भी था. मेहुल, डायरेक्ट टैक्स में पहले वेल्थ टैक्स भी था. इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर एवरीवन वी हैव जीएसटी, वी हैव कस्टम्स. So when I say that CMAs can do tax audit, I am not saying direct tax audit. Did you understand? सब हमारे नोट्स में दिया हुआ है, हम आगे वो पढ़ने वाले हैं. ऑलराइट, कोई ऑनलाइन स्टूडेंट बता रहे थे. ऑल गुड में चलो आगे एवरीवन. व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स? जल्दी से बताओ चलो. परफेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, एकदम सही आप लोग बोल रहे हो. आप लोग ने बताया कि सर डायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली लेवी होता है. इट इज लाइक अ चमाटा. इट इज लाइक अ चमाटा. ये देखो कैसे उसको खींच के चमाटा मारे बंदे को. सो इट इज लाइक अ चमाटा डायरेक्टली फ्रॉम द गवर्नमेंट. बट यू नो व्हाट, ये मजाक में मैं बोल रहा हूं. पॉजिटिवली थिंकिंग लाइक
a person who has some civic sense, thinking like a responsible citizen of India, everyone taxes, direct tax पे करना हमारी ड्यूटी है. एंड व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स मैं आपको बताता हूं. अपना हाथ लो, लेफ्ट हाथ ले लो या राइट हाथ, जो भी आपको लेना है. लो लो हाथ लिया. अब जोर से उसको पिंच कर, जोर से, और घुमाओ उसको, पूरा लाल लाल होना चाहिए स्किन के ऊपर. एंड दैट इज डायरेक्ट टैक्स फॉर यू. दिस इज डायरेक्ट टैक्स. लिसन टू मी, लिसन टू मी. इससे पहले कोई ऑनलाइन कोई भी पर्सन कुछ भी कमेंट करे या आप लोगों को कुछ भी लगे, मैं एक चीज क्लैरिफाई कर दूं. जो मैं बोलने जा रहा हूं उसको गलत कंटेक्स्ट में मत लो. लेट मी कंप्लीट माय सेंटेंस एंड द कंसेप्ट एंड देन फॉर्म एन ओपिनियन. ओके. सो ऑनलाइन कोई तो कुछ तो कमेंट कर रहे. एवरीवन, डायरेक्ट टैक्स इज लाइक अ पिंच. इट इज यू हु slogs and earns salary. It is you who does business. बिजनेस करते करते वो मौसी काम वाली नहीं आई तो आप ही झाड़ू पोछा अपनी दुकान में लगाते हो. और हमेशा गणपति के टाइम पे होता है. गणपति के टाइम पे वो मौसी है ना मेरे यहां पे बुट्टी मारती है. तो गणपति स्थापना के पहले मैं खुद अपने हाथ से झाड़ू लेता हूं और मैं झाड़ू पोछा एक बार मारता हूं जहां पे भगवान की स्थापना होने वाली. मैं डायरेक्टली आप लोगों को बता रहा हूं. राइट एवरीवन. ऐसा स्लॉग करना पड़ता है जॉब के लिए, बिजनेस के लिए. एम आई राइट एवरीवन? हम अपने बच्चों का मुंह नहीं देखते. आपके पेरेंट्स अगर वर्किंग होंगे तो आप दिन भर पेरेंट्स का मुंह नहीं देखते. रात रात को थके हारे पेरेंट्स आते हैं. आफ्टर स्लॉगिंग सो मच, आफ्टर डूइंग योर डे टाइम जॉब, आफ्टर स्लॉगिंग योरसेल्फ इन योर बिजनेस, एक्चुअली डायरेक्ट टैक्स क्या है? जो 100 रुपए आपको मिल रहा है उसमें से खुद से होके खुद ने 30 रुपया निकालना है और बैंक में जाना है और आपको टैक्स का चलन भरना है और बैंक को बोलना है ये ले पकड़ भाई 30 रुपए, गवर्नमेंट को पे कर देना. दैट इज डायरेक्ट टैक्स. द अर्निंग पर्सन, द पर्सन हु इज अर्निंग द इनकम, उसको खुद को टैक्स पे करना पड़ता है. दैट इज डायरेक्ट टैक्स. इससे पहले कि ऑनलाइन कोई कमेंट मारे कोई XYZ पर्सन कि आप गलत बोल रहे हो, आई एम वेल अवेयर दैट टैक्सेस आर पेड ऑनलाइन. आई पे इट एवरी डे, मुझे पता है. बट इन अ मैनर ऑफ स्पीकिंग एवरीवन, पुराने जमाने में ऐसा ही होता था. अभी वो TDS का प्रोविजन है और अभी एक सिस्टम है कि अगर आप एम्प्लॉयड पर्सन हो तो आपका बॉस ही आपका टैक्स कट करके पे कर देगा, एक्सेट्रा. सो देयर इज दैट सेल्फ असेसमेंट एंड TDS सिस्टम. बट एवरीवन, आइडियली स्पीकिंग डायरेक्ट टैक्स खुद से होके, आप सोचो एवरीवन कि मैंने आपको 1 लाख रुपए का गिफ्ट दिया स्कॉलरशिप का. बाय द वे, गिफ्ट from a person who is not a relative is exempt up to 50,000, and scholarship paid by education institutions, not coaching, are exempt by the way. मुझे आई एम वेल अवेयर. इससे पहले कि कोई ऑनलाइन कुछ कमेंट करे, लिसन टू मी केयरफुली एवरीवन. अगर मैंने आपको 1 लाख रुपया स्कॉलरशिप दी बिकॉज यू हैव स्कोर्ड 95 मार्क्स इन डायरेक्ट टैक्सेशन एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन, टैक्सेशन का सब्जेक्ट CMA के अंदर, तो वो 1 लाख के ऊपर आपको खुद से होके 35,000 टैक्स पे करना है. दैट पिंच इज डायरेक्ट टैक्स. इट पिंचेस यू लाइक एनीथिंग. बहुत चुभता है वो. सो यू आर एब्सोल्युटली राइट स्टूडेंट्स. टेल मी, व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स? डायरेक्ट टैक्स इज टैक्स पेड बाय इंडिविजुअल्स डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट. ये देखो अपना चंपू, कैन यू सी चंपू? ही इज इनकम अर्नर. तो जैसे ही चंपू ने इनकम कमाया उसने टैक्स पे किया गवर्नमेंट को. एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स? आपको बहुत अच्छे से पता है. Indirect tax is tax paid by customers indirectly to the government. Students, एक बहुत अमेजिंग सीरीज है सत्यमेव जयते बाय आमिर खान. Have you had the pleasure of watching that series? मैं फिर से बता रहा हूं, सत्यमेव जयते, it is freely available on YouTube and it is so amazing. एक एपिसोड था एवरीवन, आई थिंक RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन वाला एपिसोड. उसमें आमिर खान की टीम जाती है और इंडिया में बहुत सारे लोगों को पूछती है, आर यू पेइंग टैक्सेस? रास्ते पे चलते हुए लोग, कूली, कोई पर्सन है जो होम मेकर है, कोई ओल्ड रिटायर्ड पर्सन है, उसको पूछा जाता है कि आप टैक्स पे कर रहे हो क्या? और फिर वो पर्सन बोलते हैं ना, हमारा तो इनकम बहुत कम है, टैक्स है हम नहीं पे करते. स्टूडेंट्स, क्या वो टैक्स पे करते हैं? यू नो द आंसर. क्या आप टैक्स पे करते हो? एग्जैक्टली एवरीवन. वी पे इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑन एवरीथिंग, on every service, on almost every good.
ऑफ कोर्स बेयरिंग अ फ्यू एक्सेप्शंस, हम सब इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हैं नॉट नोइंग हम कितना अमाउंट पे कर रहे हैं. डू यू नो द क्वांटम ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन पर मंथ? नो, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट फिगर, बट द फिगर रेंजेस फ्रॉम 1,60,000 to 2 lakh crore per month. That is the GST collection which we don't even know we are paying. It is so shocking. So, dear students, that is indirect tax. Indirect tax is tax paid by you. Listen to me, everyone. When you join this class, and when you pay me fees to teach you taxation and I purchase a computer, on this computer I have paid GST. When you buy spectacles and when you buy kapda and when you buy those jackets, वो काफी सारे कपड़े के ऊपर GST है यार. Have you had Enerzel? आपने कभी Enerzel ORS ड्रिंक पिया है? उसके ऊपर टैक्स होता है यार. जो एयरेटेड ड्रिंक्स है, जो कोल्ड ड्रिंक्स है, उसके ऊपर सिन टैक्स है. सिन मतलब पापी टैक्स. वो पापी कैटेगरी में सिगरेट्स के साथ आती है यार. वो नॉट सिगरेट बट बाकी की चीजों के साथ आती है जिसके ऊपर हाई रेट ऑफ टैक्स है. दीज आर कंसिडर्ड एज सिन इन लग्जरी गुड्स लाइक कार्स. इट इज सो रिडिकुलस. मैं आपको लिस्ट दूंगा. देयर आर सो मेनी आइटम्स, उस पर इतना सारा जीएसटी हमें पता भी नहीं होता. तो मोबाइल फोन दैट यू आर यूजिंग, जो आप इंटरनेट के बिल्स पे करते हो, सबके अंदर जीएसटी है यार. एंड डियर स्टूडेंट्स, नॉट दिस स्टाइलस, बट इससे पहले मेरा एक सरफेस प्रो का स्टाइलस था जो मैंने ईबे यूएसए से ऑर्डर किया था फॉर आई थिंक 13,000 और समथिंग. उसके अंदर कस्टम्स ड्यूटी था और बहुत सारे गुड्स है एवरीवन. ये जो मेरा लैपटॉप है, आई वाज शॉक्ड. मुझे लगा इंडिया से ले रहा हूं, मेड इन इंडिया होगा कुछ. मैंने पीछे देखा मेड इन चाइना. एक दिन मेरे हाथ में वो कुछ घड़ी थी कोई महंगी वाली, मेरे भैया भाभी ने दी. एंड आई वाज टॉकिंग टू स्टूडेंट्स. एक स्टूडेंट ने पूछा सर कहाँ से? मैंने बोला यूके से यार. मैं नहीं गया यूके, मैं नॉर्मल बंदा हूँ. मेरे भैया भाभी ने दिया एंड मैंने घड़ी निकाल के देखी, उसके पीछे लिखा था मेड इन चाइना. आई वाज शॉक्ड. क्या फायदा, चाइना से उठा के ले आए होते, माइट एज वेल यूके से उठा के लाए महंगी वाली घड़ी. राइट एवरीवन? तो ये जो सारे प्रोडक्ट्स है, ये जो सारे इक्विपमेंट है एवरीवन, इसके अंदर कस्टम्स ड्यूटी भी छुपा हुआ है. ये वो ड्यूटी होती है जब आप गुड्स को इंपोर्ट करते हो तो लेवी किया जाता है और हमें मालूम भी नहीं पड़ता. बिकॉज व्हेन आई बाय दिस कीपैड आई पे द बिल ऑफ 1,000 रुपी. उसके अंदर जीएसटी छिपा हुआ है. नॉट नोइंग वी आर पेइंग 1,60 crore per month in GST यार. per month. It is a huge figure. बहुत बड़ा फिगर है वो. राइट? सो दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स. स्टूडेंट्स, यहां पे देखो क्या हो रहा है. ये लेडी कौन है मुझे बताना? शॉपकीपर. तो शॉपकीपर क्या करती है कि आपसे 118 रुपीज कलेक्ट करती है. यू आर वेल अवेयर ऑफ दिस. जब वो लेडी आपसे 118 कलेक्ट करती है, वो उसमें से 18 रुपीज गवर्नमेंट को पे करती है. एंड द पर्सन हु इज बाइंग द गुड डज नॉट बॉदर कि वो 118 का क्या कॉस्ट ब्रेकअप है, उसके अंदर कितना जीएसटी है, उसके अंदर जो रॉ मटेरियल है उसके अंदर कितना कस्टम्स है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? इफ आई बाय अ प्रोडक्ट, उसके अंदर रॉ मटेरियल है ना एवरीवन. रॉ मटेरियल के अंदर कस्टम्स ड्यूटी छुपा है क्योंकि रॉ मटेरियल वियतनाम से बन के आया है. सो यू आर अनअवेयर ऑफ दैट. आपको पता नहीं उसके अंदर कितना इनडायरेक्ट टैक्स है. बट ये सारे टैक्सेस आप गवर्नमेंट को पे करते हो. यहां पे आपको पिंच नहीं लगता. यू डोंट फील द पिंच. And everyone, the burden is passed on from person to person. How? The end consumer will pay the retailer. The retailer will pay the wholesaler. The wholesaler will pay the distributor. The distributor will pay to the manufacturer. The manufacturer will pay to the government. I know कि GST चेन में सारे बीच के लोग एक एक अमाउंट जो वैल्यू एडेड है वो पे करते हैं गवर्नमेंट को. बट यस एवरीवन, द अल्टीमेट बर्डन फॉल्स ऑन द एंड कंज्यूमर, क्योंकि एंड कंज्यूमर जीएसटी इनपुट क्रेडिट नहीं ले सकता. अगर नहीं समझ में आया तो डोंट वरी, वो हम आगे दूसरी क्लासेस में देखेंगे. मैं आगे चला गया एवरीवन. मुझे बताना डायरेक्ट टैक्स किस चीज पे लेवी होता है? इट इज लेवी ऑन इनकम और वेल्थ. डायरेक्ट टैक्स इज लेविड ऑन इनकम और वेल्थ. देयर वाज अ टाइम जब हमारी कंट्री में वेल्थ टैक्स था. क्या था? वेल्थ टैक्स. वेल्थ टैक्स कैसे काम करता था बताता हूं.
आपके पास जितने भी याचेस है, बोट्स है, शिप्स है, एरोप्लेन्स है, और जितनी भी लग्जरियस कार है, और जितने भी बंगलोज है, और जितने भी कमर्शियल प्रॉपर्टी, और जितने भी म्यूचुअल फंड है, और जितना भी गोल्ड है, वो सबका वैल्यू आप कंबाइन करो. इफ दैट वैल्यू इज क्रॉसिंग 40 लाख रुपी, यू हैव टू पे 1% वेल्थ टैक्स. जो अभी, हाँ, एनुअली, जो अभी अबॉलिश हो गया, जो अभी अबॉलिश हो गया. हम लोग ने हमारे टाइम पे पढ़ा था, मैंने सीएमए के अंदर पढ़ा था वेल्थ टैक्स, बट अभी आप लोग को वो अबॉलिश्ड है, क्योंकि अभी वो है ही नहीं टैक्स. देयर इज अ चैप्टर, मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना. देयर इज अ चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. बोलो कौन सा चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. वो चैप्टर बोलता है, वो सेक्शंस बोलती है, चार्जेबिलिटी सेक्शन, दैट द एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, क्या? एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी इज लायबल टू बी टैक्स्ड. रेंट इनकम नहीं, एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी. मतलब कि क्या? अगर आपके पास 10 घर है, कितने घर है? 10, और 10 के 10 घर अपने वेकेंट रखें, तो आप इनकम नहीं कमा रहे ना. यू आर नॉट अर्निंग इनकम एवरीवन. बट आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पे करना पड़ेगा. यस, बिकॉज इनकम ऑन हाउस प्रॉपर्टी इज नॉट इनकम, रेंट इनकम के ऊपर टैक्स, इट इज टैक्स ऑन द वैल्यू ऑफ द हाउस. तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का जो टैक्स है वो एक्चुअली टेक्निकली वेल्थ टैक्स के जैसा है. जस्ट एन एग्जांपल, आई विल रिपीट अगेन. टैक्स कब पे करना है? जब इनकम आती है 100 रुपए की, तो टैक्स पे करना है, बरोबर है कि नहीं एवरीवन? बट एक्चुअली डायरेक्ट टैक्स के अंदर वेल्थ टैक्स भी होता है. यदि आपके पास धन संपत्ति है, तो आप उसके ऊपर 1% हर साल टैक्स पे करोगे एडिशनली. बहुत कंट्रीज में अभी भी है वेल्थ टैक्स, और मुझे तो लगता है हमारी इंडिया में सुपर रिच लोग बहुत है और वेल्थ टैक्स होना चाहिए. बट देन इट वाज गेटिंग कॉम्प्लिकेटेड एंड द गवर्नमेंट हैज इट्स ओन रीजंस कि क्यों उन्होंने अबॉलिश किया. ओके, मैं आगे चला गया एवरीवन. मुझे बताना, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो किस चीज पे लेवी होते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज, और यू कैन से गुड्स और सर्विसेज. शिफ्टिंग ऑफ बर्डन, डायरेक्ट टैक्स में क्या बर्डन शिफ्ट होता है? क्या मैं अपने पड़ोसी को बोल सकता हूं, ए सुनना शर्मा, तो एक काम कर शर्मा, मेरा 10 लाख टैक्स लाइबिलिटी तू जाके पे करके आ? नहीं एवरीवन, यू कैन नॉट शिफ्ट द बर्डन, यू हैव टू पे योर ओन टैक्स. आपको याद आ रहा है यहां पे हमने चिमटी निकाली थी जोर से, लाल हो गई वो. नेक्स्ट टाइम लाल मार्कर लाऊंगा और इधर लगा दूंगा. ओके, बिकॉज मैं अपने आप को कब से चिमटी निकाल रहा हूं, लाल हो ही नहीं रहा ज्यादा. एनीवेज, yeah, I know, it's okay, it's okay. We are blessed, we are about to score 95 plus marks in tax, इसलिए नहीं हो रहा. स्पेशल ब्लेसिंग्स मिली है हमें. सो एवरीवन, डायरेक्ट टैक्स में बर्डन शिफ्ट नहीं होता, यू हैव टू पे योर ओन टैक्स. इनडायरेक्ट टैक्स में कौन टैक्स पे करता है? कस्टमर. कौन टैक्स पे करता है? कस्टमर. मेरी बात ध्यान से सुनो. यू आर सीएमएस, यू आर प्रैक्टिसिंग सीएमए, एवरीवन इज विद मी. मैंने क्लाइंट भेजा, वो मेरे पास टैक्स कंसल्टेंसी के लिए आया, बट आई डोंट हैव टाइम राइट नाउ, आई एम टेकिंग क्लासेस. तो मैंने बोला लिसन, मेरे बहुत अच्छे एसोसिएट है, उनके पास आप चले जाओ, दे आर अ क्वालिफाइड सीएमए, वो आपको टैक्सेशन में गाइड कर देंगे. तो मैंने आपके पास क्लाइंट भेजा, आपने उनसे फीस चार्ज की 1 लाख रुपया. कितनी चार्ज की? 1 लाख. स्टूडेंट्स, बिल कितने का बनाओगे? हाँ, 1,18,000. कितने का बिल बनाओगे? 1,18,000. आपने 18,000 का बर्डन क्लाइंट पे शिफ्ट कर दिया. यू गॉट माई पॉइंट एवरीवन? इनडायरेक्ट टैक्स में हम बर्डन अगली पार्टी पे शिफ्ट करते हैं, जिससे हम पैसा कलेक्ट कर रहे हैं. इन द सेम वे, जब मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर से पैसे लेता है, तो उसके अंदर जीएसटी जोड़ के लेता है. यू गॉट माई पॉइंट एवरीवन? सो इनडायरेक्ट टैक्स में देयर इज शिफ्टिंग ऑफ बर्डन. और बर्डन किसको चला जाता है? अल्टीमेट कंज्यूमर. जो बेचारा कंज्यूमर होता है, उसके ऊपर सारा का सारा बर्डन आ जाता है, उसको पे करना पड़ता है. मैं आपको एक बहुत गंदी बात बताऊं, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इजीली. आर यू रेडी फॉर दिस? यस, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा. स्टूडेंट्स, एवरी पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी लॉ, जो भी व्यक्ति जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड होता है, वो दूसरी पार्टी से जीएसटी रिकवर करता है. मान लो वी हैव ए, बी एंड सी, और ए कौन है? ए वुड मेकर है. क्या कर रहा है वो? कुछ तो फार्मर्स है, फार्मर पेड़ काटता है अपने फार्म में,
और वो वुड देता है और ये वुड को पॉलिशिंग वॉलिशिंग और कटिंग करके वुडन प्लाईवुड बनाता है। ऑलराइट एवरीवन। और फिर ये बी को वुड देता है, तो ये क्या करेगा, 100 रुपए की वुड होगी ना, तो इसका बिलिंग कितने का करेगा, 118। एग्रीड। और बी उसको जीएसटी पे करेगा, कितना जीएसटी पे करेगा, 18। और ये 18 जीएसटी वो गवर्नमेंट को पे कर देगा। एम आई राइट एवरीवन, सही बात बोल रहा हूं कि नहीं? अज्यूमिंग दैट देयर इज नो इनपुट चेन। इट्स ओके, अगर वर्ड नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, वो जीएसटी में समझ में आ जाएगा। अब एवरीवन बी क्या करेगा, बी ये लकड़ी का फर्नीचर बनाएगा, एम आई राइट, और ये सी को बेचेगा। अब ये उसको बेचेगा 200 प्लस 36 रुपीज जीएसटी, और फिर सी इसको 36 रुपीज पे करेगा, एम आई राइट एवरीवन। और फिर ये गारमेंट को पे करेगा -18 रुपीज जो उसने पहले से ही दिया हुआ है, वॉट एवर। ओके, बट आपको एक चीज समझ में आ रही है कि हर बंदा जिसको गुड्स बेच रहा है उससे जीएसटी रिकवर कर रहा है। सो आई एम शिफ्टिंग द बर्डन। बोलो, बर्डन किसको शिफ्ट कर रहा हूं मैं, अपने कस्टमर या क्लाइंट को। एग्रीड। वो लास्ट बंदा चेन में, एक कोई तो बंदा है जो आगे बेच नहीं रहा और उसको कंज्यूम करेगा। जो बंदा वो टेबल चेयर खरीदेगा और उसको कंज्यूम करेगा, दैट पर्सन इज द लूजर, बिकॉज वो अपनी पॉकेट से पे कर रहा है, क्योंकि वो आगे किसी को बेच ही नहीं रहा, वो खुद कंज्यूम कर रहा है। सो सारा जीएसटी बर्डन किसके ऊपर आ गया, सी के ऊपर। Who is the end consumer? Are you with me? So the burden is passed on ultimately to the end consumer or ultimate consumer. And everyone, that is why ज्यादा जीएसटी या ज्यादा इनडायरेक्ट टैक्स होगा, it may lead to inflation. It may lead to increase in general price level. It may lead to fall of your purchasing power. Are you with me? मैं आगे चला गया, अब मैं आपको एक बहुत गंदी स्टोरी बताने वाला हूं। डायरेक्ट टैक्स इज यूजुअली कंसिडर्ड जस्ट एंड इक्विटेबल। बोलो, डायरेक्ट टैक्स कैसा माना जाता है, सोसाइटी कैसे देखती है डायरेक्ट टैक्स को, जस्ट एंड इक्विटेबल। अच्छा यार, टैक्स द रिच, डोंट टैक्स द पुअर। डायरेक्ट टैक्स क्या बोलता है, टैक्स द रिच, डोंट टैक्स द पुअर। ए बाय द वे, डू यू पीपल पे टैक्स? आप लोग टैक्स पे करते हो क्या, डायरेक्ट टैक्स? आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके अपने इनकम पे डायरेक्ट, ए डू यू हैव इनकम? एक मिनट सोच लो, इनकम टैक्स लॉ डेंजरस है, आपको पता है क्या? इवन अ पर्सन हु इज डिसीज्ड मे बी एन एसएससी, इवन एक भगवान की मूर्ति मे बी एन आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, may be a taxpayer. Anything that moves, anything that earns any income is taxed in income tax law. Anything that moves मतलब मजाक में बोल रहा हूं, नहीं तो ऑनलाइन किसी का डाउट आएगा, सर गलत सिखा रहे हो। आया समझ में एवरीवन? मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि आप यंग स्टूडेंट्स ने बोला कि सर मेरा तो कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है क्योंकि मेरा इनकम ही नहीं है। आपने सही बोला, टैक्स लायबिलिटी नहीं है, बट स्टूडेंट्स आपका इनकम नहीं है, गलत स्टेटमेंट है। एनीवन हैज बैंक अकाउंट इवन इफ इट इज अ जॉइंट बैंक अकाउंट। यू आर ऑल 18 ना? नो, हाँ 18 वाले हो, अरे बाप रे, मेजर्स हो। ठीक है, कितने लोगों का, बाय द वे माइनर्स आर आल्सो लायबल टू पे टैक्स, दे मे बी लायबल टू पे टैक्स, मे बी, इट डिपेंड्स। क्लबिंग के चैप्टर में हम देखेंगे। बट यस एवरीवन, कितने लोगों के पास बैंक अकाउंट है, सेविंग्स बैंक अकाउंट? उसमें इंटरेस्ट आता है, इट इज क्लासिफाइड एज आईओएस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। स्कॉलरशिप मिली है कभी? स्कॉलरशिप सीएमए इंस्टीट्यूट, सीएमए, वो हंस रहे, अरे बॉयज तुम्हें मिलेगी स्कॉलरशिप, मैं दूंगा यार। क्या तुम बोल रहे हो? चॉकलेट भी तो स्कॉलरशिप ही है ना, एक टाइप का रिवॉर्ड ही है जो अभी मिलेगा तुम्हें टेस्ट में। हाँ अगर आपको कॉलेज से या पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से, आई थिंक कुछ तो 10वीं के बच्चों को देते ना स्कॉलरशिप, 10,000 20,000, मेरे को स्टूडेंट्स बता रहे थे, बंद कर दिया। हाँ बट देते हैं ना, हाँ थोड़ा बहुत तो कंडीशंस होंगे। तो ये जो सब आपको स्कॉलरशिप मिलती है ये एग्जेम्प्ट है। बट अगर मैंने, सी आई एम अ प्राइवेट कोचिंग, अग्रवाल क्लासेस में, मतलब अग्रवाल क्लासेस, अगर अग्रवाल क्लासेस या एडी सिंह आपके फैकल्टी ने आपको कुछ पैसा पे किया, सो इवन दो मैं स्कॉलरशिप बोल रहा हूं, इट इज गिफ्ट, इट इज
गिफ्ट, अगेन iOS में फॉलो होता है, इट इज लाइबल टू बी टैक्स्ड। दादी माँ के घर पे, दादाजी के घर पे गए हो? हाँ। गर्ल्स, रक्षाबंधन के दिन पैसे मिलते हैं क्या? हाँ, ये सब गिफ्ट के सेक्शन में आते हैं एवरीवन। एंड यू हैव इनकम, ये आपका इनकम है, बट योर इनकम इज सो लेस दैट इट इज एग्जेम्प्ट। योर इनकम इज सो लेस दैट इट इज एग्जेम्प्ट। इनकम है बट आप उस पर टैक्स नहीं पे करते, बिकॉज डायरेक्ट टैक्स इज जस्ट एंड इक्विटेबल। आप यंग स्टूडेंट्स हो यार, 2-4 हजार थोड़ी ना टैक्स करना एक छोटे बच्चे का यार। ऑलमोस्ट माइनस हो, अभी तो 18 साल के हुए होंगे, आप में से कुछ 17 के भी होंगे, तो आपसे टैक्स चार्ज नहीं करते। इनफैक्ट लगभग अप टू 12 लाख टू 15 लाख विद ऑल द डिडक्शंस एग्जेम्पशंस, अगर आप देखोगे तो 12 लाख तो डायरेक्ट दिया हुआ है रिबेट की सेक्शन में। और अगर आप एग्जेम्पशन डिडक्शन वाला ऑप्ट करते हो स्कीम, ऑप्ट आउट हम जिसको बोलते हैं, जैसे कि मेरे केस में सेक्शन 80C के तहत जो मैं प्रिंसिपल पे करता हूं मेरे हाउसिंग लोन के ऊपर, मैं जो मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करता हूं अंडर सेक्शन 80D, जो मैं एनपीएस पे करता हूं अंडर सेक्शन 80CCD सबसेक्शन 1B, उसका 50,000 रुपी, जो मैं डोनेशंस देता हूं अंडर सेक्शन 80G, ये सारी चीजें एग्जेम्प्ट है। तो अगर आप देखोगे तो 12 लाख, 14, इवन 15 लाख तक आपका इनकम एग्जेम्प्ट हो सकता है अगर आप करेक्ट टैक्स प्लानिंग करोगे। उसके ऊपर आपको ज्यादा टैक्स होगा, उसके और ऊपर ज्यादा टैक्स होगा, उसके और ऊपर जाओगे तो आपको सरचार्ज बैठना शुरू होगा, मतलब कि टैक्स पे टैक्स, उसके और ऊपर सरचार्ज का भी रेट बढ़ता है, एंड अल्टीमेटली यू मे एंड अप पेइंग ऑलमोस्ट नॉट 40 बट ऑलमोस्ट 40% टैक्स। ऑलमोस्ट 40 तक नहीं आता वो, ऑलमोस्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं एवरीवन? इतना टैक्सेस आपको पे करना पड़ेगा। वो हम कंपटीशन करके देखेंगे कितना परसेंट आ रहा है मैक्सिमम टैक्स। बट जो गरीब व्यक्ति है जिसका इनकम 5 लाख है, 6 लाख है, 7 लाख, 8 लाख, उसको टैक्स नहीं पे करना। जो मिडिल क्लास लोग हैं वो थोड़ा पे करेंगे, जो रिच हैं वो और ज्यादा पे करेंगे। यू रिमेंबर सर डिनशा मैकेंजी पटिट, 97% सुपर टैक्स यार। सो दैट इज डायरेक्ट टैक्स फॉर यू। अभी करंटली डायरेक्ट टैक्स काफी ठीक ठाक लेवल पे, इट इज नॉट 97% ऑफ कोर्स, इट इज 30% प्लस समथिंग समथिंग, वो हम कंप्यूट करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, जो डायरेक्ट टैक्स है वो जस्ट एंड इक्विटेबल है, एंड डायरेक्ट टैक्स इज प्रोग्रेसिव इन नेचर। कोई मुझे बता सकता है प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है? हाँ, वेरी गुड स्टूडेंट्स। इनकम बढ़ती है तो टैक्स का परसेंट भी बढ़ता है और टैक्स का अमाउंट प्रोपोर्शनेटली ज्यादा बढ़ता है। प्रोपोर्शनेटली ज्यादा मतलब क्या, मेरी बात ध्यान से सुनो। 1100 तो 2200 होना चाहिए ना, बट 2000 का 300 हो जाता है। यू गॉट माई पॉइंट एवरीवन? सो प्रोपोर्शनेटली ज्यादा बढ़ता है वो। इसी के लिए हम बोलते हैं दैट डायरेक्ट टैक्स इज जस्ट एन इक्विटेबल, इट इज प्रोग्रेसिव टैक्स। बट एवरीवन, अब मैं आपको एक बहुत सैड स्टोरी बताने जा रहा हूं। ऑफ कोर्स मजाक वाली स्टोरी है, और पार्ले जी का मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं। अज्यूमिंग, ना अज्यूमिंग, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि पार्ले जी जैसी कोई कमोडिटी, और मान लो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग पार्ले जी 5 रुपए का पैकेट आता है, और वो 5 रुपए के पैकेट के ऊपर 1 रुपया जीएसटी है। ठीक है, एवरीवन इज फॉलोइंग मी? हाइपोथेटिकली स्पीकिंग एक गरीब भिखारी बच्चा है जिसने एक दिन से खाना नहीं खाया, और किसी ने उसके हाथ में 20-30 रुपए पकड़ा दिए, 20-30 रुपीस। वो बेचारा गरीब भिखारी बच्चा जाता है दुकान में किराना वाले की, और एक पार्ले जी खरीदता है। वो बच्चा कितना जीएसटी पे करता है एवरीवन? 5 रुपए के ऊपर 1 रुपया। एम आई राइट एवरीवन? एग्रीड? अब एशिया मतलब कि इंडिया, सिंगापुर, हांगकांग, मकाओ, चाइना, सब कंट्रीज मिला के एशिया का
जो रिचेस्ट आदमी है 12-13 साल से, एशिया का सबसे रिचेस्ट आदमी है, बीच में गौतम अडानी ने उसको ओवरटेक किया, वापस पीछे आ गया, इज ग्रेट ग्रेट पर्सन मुकेश धीरूभाई अंबानी, द सन ऑफ लेट ग्रेट धीरूभाई अंबानी। यस और नो एवरीवन? मुकेश अंबानी, मजाक में बोल रहा हूं, मुकेश अंबानी एक दिन चोरी छुप के हुड़बुड़ पहन के आज जरा शॉपिंग करेंगे, अपने कमांडोज बॉडीगार्ड्स को बोलते हैं रुक जाओ प्लीज मेरे साथ मत आओ, और ये किराना वाले की दुकान में चले गए शॉपिंग एक्सपीरियंस लेने के लिए। एंड एवरीवन, द रिचेस्ट मैन इन एशिया, अ सेंटी बिलियनर, सेंटी मतलब 100+ बिलियनर ऑलमोस्ट। ये बंदा जब किराना वाले की दुकान में जाता है और 5 रुपए का पार्ले जी खरीदता है तो कितना जीएसटी पे करता है? 1 रुपया। और ये गरीब भिखारी बच्चा हमसे पूछ रहा है कि यार अगर आप ये पार्ले जी के ऊपर 1 रुपया जीएसटी निकाल दो तो मैं जो 25-30 रुपए में 5 पैकेट खरीद पा रहा हूं, मैं उतने ही रुपए में 6 पैकेट खरीद पाऊंगा। आया ना समझ में एवरीवन? कैन यू सी द ट्रेजेडी? मैं आई हैव रीजनेबल इनकम, मेरे इनकम के बारे में आपको एक छोटी सी चीज थोड़े टाइम में दिखाता हूं। अभी रीजनेबल इनकम है मेरी, बीच बीच में कुछ कुछ साल ज्यादा होती है। मैं वो बेवकूफ हूं, एक्चुअली आई एम प्राउड, यू नो, आई एम प्राउड, आई एम कंट्रीब्यूटिंग टू सोसाइटी, बट मैं वो पर्सन हूं, मुझे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से सिल्वर सर्टिफिकेट मिला क्योंकि मैंने बहुत टैक्स पे किया था। आई हैव द सिल्वर सर्टिफिकेट। एनीवेज, एनीवेज, पेंडेमिक के पहले की बात है वो, सुनो ध्यान से। मैं जब अपने बच्चे के लिए लैपटॉप लूंगा, मेरे बच्चे की पढ़ाई के लिए, तो मैं लैपटॉप 50,000 का लेता हूं। हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, डू नॉट अटैक मी एनीवन ऑनलाइन कि आप गलत जीएसटी का रेट बता रहे हो। हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, मैंने 50,000 का लैपटॉप लिया, मान लो उसके ऊपर 10,000 जीएसटी है, मान लो, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, तो स्टूडेंट्स मैं हैप्पीली पे कर रहा हूं 10,000 जीएसटी, नॉट इन इग्नोरेंस, नोइंग, नोइंग कि मैं 10,000 पे कर रहा हूं और वो लैपटॉप में अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहा हूं क्या? नहीं, वो मेरे बच्चे के लिए प्राइवेट है, तो मैं उस पर जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकता क्योंकि वो पर्सनल यूज के लिए। तो जीएसटी का क्रेडिट का एक लॉजिक है, अगर आपको नहीं पता तो डोंट वरी, हम आगे पढ़ेंगे। तो यार उसके ऊपर जीएसटी इनपुट में नहीं ले सकता, बरोबर है कि नहीं? एक पिता या एक मां जिसने अपने बच्चे के लिए लैपटॉप लेने के लिए 2 साल सेव किया है पैसा, या तो वो बंदा क्रेडिट कार्ड पे ईएमआई पे लैपटॉप ले रहा है, या तो उसने किसी से उधार लेके लैपटॉप ले रहा है, वो भी 10,000 वो लैपटॉप के ऊपर जीएसटी पे करता है। स्टूडेंट्स, कोविड पेंडेमिक में एक स्टूडेंट था, कोविड पेंडेमिक वाज रफ ऑन एवरीवन। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने मुझे बताया सर किसी की पेरेंट की जॉब चली गई, किसी के पेरेंट का इनकम कम हो गया। एक स्टूडेंट है मेरा, ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट टुडे, आगरा में उसके फादर का टेलरिंग का दुकान था, उन्होंने यहाँ पे आके खोला, कोविड पेंडेमिक में बंद कर दिया दुकान। ही केम टू मी, सर आप सीए फाइनल ले रहे हो क्या? सर मुझे जरा स्कॉलरशिप में फाइनल अटेंड करना है। मैंने बोला बेटा सॉरी, अभी तो मेरा कोई बैच नहीं है, अभी इंटर का ही बैच है। ही वॉज माई इंटर स्टूडेंट, तो ही कुड नॉट ज्वाइन कोचिंग एनीवेयर। वैसे ही मुझे 11वीं का बच्चा था, एडमिन टीम के थ्रू, हम ऑनलाइन काम करते थे तो एडमिन टीम अपने पर्सनल मोबाइल से कॉल्स करते थे, एडमिन टीम के थ्रू मेरे तक मैसेज आया। आई वॉज दैट टाइम नॉट एसोसिएटेड विद अग्रवाल क्लासेस। वो बच्चे का मैसेज आया कि वो बच्चे के पास मोबाइल नहीं है, सुनो स्टोरी, उसके पास मोबाइल नहीं है, तो मैं जो वीडियो लेक्चर भेज रहा हूँ, मैं 11वीं सीए का बैच और सीएमए के बैच का वीडियो लेक्चर जो भेज रहा हूँ, वो बच्चा अटेंड करेगा, बट कैसे? ही विल गो टू नेबरहुड अंकल्स हाउस, उनके घर में बाजू में नेबरहुड अंकल है जो शाम को जॉब से आते हैं। ही इज काइंड अनफ कि वो बच्चे को मोबाइल देगा अपना, ताकि बच्चा उसके ऊपर लेक्चर देखे। तो सर प्लीज लेक्चर आप ऑनलाइन लाइव मत लो, आप मुझे रिकॉर्डिंग भेजो ताकि मैं उसको शाम को देख सकूं, डिलीट मत करो यूट्यूब लाइव। ऐसा वो बच्चे का रिक्वेस्ट आया। उसके जो फादर है स्टूडेंट, शेतकरी, वो बेचारा व्यक्ति अगर 10,000 जुटा पाया और उसने अपने बच्चे के लिए मोबाइल लिया तो वो उसके अंदर जीएसटी पे करता है ना। और एक करोड़पति जो अपने बच्चे के लिए 10,000 का मोबाइल लेता है वो भी उसमें सेम जीएसटी पे करता है। ये कहाँ का न्याय है एवरीवन? ये कहाँ का इंसाफ है ना? एंड दैट इज वाई
दैट इज वाई एवरीवन, जो इनडायरेक्ट टैक्स है, इट इज कंसिडर्ड अनजस्ट एंड इनइक्विटेबल। इक्विटी मतलब जो गरीब है, जिसके पास प्रिविलेज नहीं, उसको सहारा दो, और जिसके पास प्रिविलेज है, जिसके पास सहारा है, उसको देने की जरूरत नहीं है। दैट इज कॉल्ड इक्विटी, द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। एवरीवन, इसी के लिए हम इनडायरेक्ट टैक्स को रिग्रेसिव बोलते हैं। वी कॉल इट रिग्रेसिव टैक्स। आपके मॉड्यूल में भी एक सुंदर डायग्राम दिया है, जिसको मैंने स्लाइटली मॉडिफाई कर दिया है यहां पे। डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है एवरीवन? हाई इनकम हाई टैक्स, लो इनकम लो टैक्स, एकदम ही लेस इनकम जीरो टैक्स। बरोबर है कि नहीं एवरीवन? बट इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? ऑल पर्सन, एक रास्ते पे गरीब भिखारी बच्चा जिसने बदन में कपड़ा नहीं पहना वो भी, और मुकेश अंबानी, दोनों जब खाना खरीदते हैं तो सेम खाने पे सेम टैक्स पे करते हैं। दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स फॉर यू। एंड यस, टुवर्ड्स द एंड ऑफ डिस्कशन वी विल डिस्कस कि कौन सा सही है और कौन सा बेटर है। नेक्स्ट एवरीवन, टैक्स इवेजन इज possible. Have you heard of black money? It is a concept peculiar to India. All over the world इसको हम अनअकाउंटेड इनकम बोलते हैं, इंडिया में हम इसको ब्लैक मनी बोलते हैं। वो पैसा जो आपने डिस्क्लोज नहीं किया और जिस पे आपने टैक्स नहीं पे किया, दैट इज ब्लैक मनी। कैन एनीवन टेल मी कि ब्लैक मनी इंडिया में कैसे कमाए और कैसे टैक्स इवेजन? इंडिया में बहुत आसान है। एक काम करेंगे, कॉम्प्लेक्स एग्जांपल में नहीं जाते आज। मेरे को तो बहुत बातें करनी है आपसे। ये जो आपने टॉपिक छेड़ा है ना, नॉट फॉर प्रॉफिट्स का, मैंने बहुत खराब चीजें देखी 80G के टाइम पे। चैप्टर 6 से डिडक्शंस का चैप्टर, इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 80G में हम बात करेंगे उसके बारे में। बट स्टूडेंट्स, मैं आपको जल्दी से बताता हूं, आपने कभी होम ट्यूशन किए? हाय हाय एवरीवन, होम ट्यूशन किया है क्या कभी? नाउ देखो, जो आपके होम ट्यूटर्स थे ना, वो एथिकल लोग हैं और उनका टैक्स लाइबिलिटी था ही नहीं, तो उन्होंने टैक्स नहीं पे किया। बट मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, ओके? नो ऑफेंस टू एनी होम ट्यूटर, मैं खुद टीचर हूं और मैंने खुद ने होम ट्यूशन से शुरू किया है, तो कोई भी होम ट्यूटर को मैं गलत नहीं बोलना चाह रहा। प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनो, नो वन शुड टेक ऑफेंस। व्हेन यू गो टू होम ट्यूटर क्या बोलते हैं? जीपे मत करो, कैश दो, चेक मत दो, डोंट गिव मी चेक, गिव मी कैश। और फिर आपको एक प्रिंटेड सीरियली नंबर्ड इनवॉइस दिया ना। जब आप मैथमेटिक्स की क्लास के लिए जाते हो अपनी सोसाइटी में आंटी के पास, तो आंटी रिसीट बुक निकाल के आपको रिसीट देती है ना, उसमें सीरियली नंबर्ड प्रिंटेड इनवॉइस होता है। हैव यू एवर गॉन टू अ डॉक्टर? डॉक्टर के पास गए हो? कुछ कुछ डॉक्टर्स देते हैं रिसीट्स। अभी दीनानाथ हॉस्पिटल में जाओगे तो रिसीट मिलेगा, बट एक लोकल छोटा सा डॉक्टर, क्या वो आपको रिसीट देते हैं? यस, एक्चुअली दे पे टैक्सेस, नो डाउट। बट इफ आई कलेक्ट फ्रॉम यू कैश, मैं क्या करूंगा? मैं बोलूंगा जीपे बंद है मेरा, बरोबर है, मेरा जीपे बंद है और मैं जीपे रख दूंगा। मैं जीपे एक्टिविटी नहीं करूंगा और मैं बोलूंगा मुझे कैश दो। जीपे बंद है, कैश दे दो। मैं नोटरी पब्लिक के पास गया था एक एफिडेविट बनाने, कोथरूड एरिया में। गेस व्हाट उन्होंने क्या बोला? जीपे बंद है, कैश दिया, कैश कैश दिया। और फिर मैंने उसको कैश पे किया, मेरे को कुछ इनवॉइस नहीं मिला प्रोफेशनल फीस के लिए। आ रहा है क्या समझ में एवरीवन आपको? नाउ इफ आई कलेक्ट कैश एंड आई टेक होम ट्यूशन, तो मैंने कितना कैश कलेक्ट कर लिया? एक स्टूडेंट से 10,000, दूसरे स्टूडेंट से 10,000, तीसरे से 10,000, और मैंने इनकम टैक्स रिटर्न ही फाइल नहीं किया। मान लो मैंने बहुत पैसा कलेक्ट कर लिया, देखो छोटा इनकम होगा ना 2-4 लाख का, तो इट मे बी ओके इफ यू डोंट फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, यू शुड, बट इट मे बी ओके बिकॉज आपका इनकम कम है ना, एग्जेम्पशन स्लैब से कम है। तो आप समझ रहे हो कि मैंने 10 लाख 20 लाख कैश ले लिया लोगों से और इनकम टैक्स रिटर्न ही फाइल नहीं किया। अरे इनकम टैक्स रिटर्न छोड़ो, 20 लाख टच होने पे जीएसटी बैठेगा सर्विस प्रोवाइडर को, यस और नो एवरीवन? दैट इज हाउ डायरेक्ट टैक्स के अंदर टैक्स इवेजन इज नॉट ओनली पॉसिबल, इट इज वेरी इजी।
Don't give receipt to people. People are kind enough not to ask for receipts. And people are kind enough that they will pay you cash. वो आपसे पंगा नहीं लेंगे. True story, true story. मेरा एक स्टूडेंट है, बैक वन आई वाज जस्ट अ स्टूडेंट, आपसे थोड़ा बड़ा होऊंगा, तो मैंने होम ट्यूशन शुरू किया था. और एक स्टूडेंट है जेएम रोड पे, उनका एक बहुत आलीशान रेस्टोरेंट है, और अभी नाम मैं नहीं लूंगा, वेरी नाइस स्टूडेंट ऑफ माइन. उसकी मम्मी को, उनके पास मैं गया, मेरा होम ट्यूशन था, तो मैंने मेरे फ्रेंड को अलॉट किया वहां पे, और उनको फीस मुझे पे करनी थी. ओके, सो मैंने मैडम को बोला कि मैडम आप डेमो ले लो और आप देखो कि आपको टीचर अच्छे लग रहे कि नहीं. आई कैन नॉट टीच, आई एम सॉरी, आई एम वेरी बिजी राइट नाउ. सो मैं आपको एक रिसीट आके इशू करूंगा, रिसीट के ऊपर सीरियल नंबर सब होगा. तो मैडम ने हाथ जोड़े, स्वेयर टू गॉड उन्होंने हाथ जोड़े, सर हमारा ऐसा कोई डिमांड नहीं है. मैंने बोला अरे नहीं नहीं मैम, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं आपको लाके रिसीट दूंगा. यार सीएससीए में कर रहा था, एथिकल पर्सन हूं, ऐसे ही थोड़ा ना इनकम लेंगे. उसका इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल किया, नील रिटर्न. इनकम काफी कम था तो नील रिटर्न था, मतलब नो टैक्स, बट रिटर्न फाइल किया मैंने. आ रहा है कि नहीं समझ में एवरीवन? सब लोग ये नहीं करते ना यार. और बहुत सारे प्रोफेशनल्स कैश में ले लेते हैं पैसा, आपको रिसीट नहीं देते. प्रूफ करो एवरीवन, प्रूफ करो कि मैंने आपसे वो दिन कैश में लिया. चलो आई एम अ डॉक्टर, वैसे डॉक्टर्स ऐसा नहीं करते, मेरे क्लाइंट्स है, वो लोग लेते हैं यूपीआई के ऊपर और पूरा बकाया टैक्सेस पे करते हैं. मान लो आई एम अ प्रोफेशनल, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ शॉपकीपर, और मैंने कुछ आपको सर्विसेज प्रोवाइड की और मैंने कैश ले लिया, और कैश के बदले में आपको रिसीट भी नहीं दी मैंने. कोई मांगता ही नहीं ना रिसीट छोटे मोटे पेमेंट के लिए. तो एवरीवन टैक्स इवेजन बहुत इजी है ना. इसी को बोलते हैं काला धन. और काले धन के और मनी लॉन्ड्रिंग की बहुत टेक्निक्स होती है जो हम पीजीबी में आगे जाके पढ़ेंगे. अभी आज आपको मैं बोर नहीं करता. तो एवरीवन यहां पे टैक्स इवेजन पॉसिबल है, और इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्स इवेजन इज पॉसिबल बट इट इज relatively difficult. Possible है but it is relatively difficult. Let me explain to you how. मेरा एक फ्रेंड है, उसका साइकिल का बिजनेस है, ह्यूज शॉप साइकिल का, करोड़पति है. ओके, उसने मुझे बताया कि हरियाणा से साइकिल्स आती है. जब साइकिल आती है ना, तो साइकिल के ऊपर कंपलसरी जीएसटी इनवॉइस होता है, एंड कंपलसरी यू हैव टू पे ऑनलाइन. सो जब मैंने साइकिल इन्वर्ट की तो मैंने जीएसटी पे किया. जैसे ही मैंने जीएसटी पे किया, मेरा जीएसटीआईएन इमीडिएटली बुक हो जाता है गवर्नमेंट डेटाबेस में. इवन दो आई डोंट सेल द साइकिल, मेरे पास 100 साइकिल का स्टॉक है, ये गवर्नमेंट को पता है. क्योंकि जो साइकिल कंपनी एटलस साइकिल, हाइपोथेटिकली एटलस साइकिल ने मुझे साइकिल बेची या हीरो साइकिल ने साइकिल बेची, तो वो मेरी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को दे देती है. ये जीएसटी में मैंडेटरी है. अब कल को मैंने साइकिल कैश में बेची, सुनते जाओ, एक साइकिल मैंने बेची 20,000 की कैश में. तो मैंने कैश कितना ले लिया? 20,000. और 20,000 को स्पेंड किया, टी शर्ट खरीदी, शर्ट खरीदी, मूवी के लिए गया, डिनर के लिए गया, एंजॉय किया, नो प्रॉब्लम एट ऑल, नॉट ट्रेसेबल. बट आई एम सो सॉरी, आई जस्ट टर्न ऑफ माई मोबाइल फोन. मैंने यूट्यूब के लिए उसको ऑन करके रखा था, माई अपॉलॉजीज. यूट्यूब स्ट्रीमिंग के लिए ऑन किया था. आई हैव टर्न्ड ऑफ माई मोबाइल फोन एवरीवन, आई अपोलोजाइज. यस. सो मैंने 20,000 रुपए कैश ले लिए और मैं इस सेल को छुपाने की कोशिश कर रहा हूं. अब मुझे बताना, मेरी इन्वेंट्री में कितनी साइकिल होनी चाहिए? इन्वेंट्री स्टॉक में 100 ना, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं बेचा. बट अगर ऑफिसर चेक करने आ गया तो मेरी बैंड बजेगी. आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो 2 साल के बाद, नहीं तो 3 साल के बाद मुझे सेल्स दिखाना पड़ेगा. इसको हम बोलते हैं इनपुट आउटपुट कोरिलेशन. ये जीएसटी में होता ही होता है, और ऑनलाइन एल्गोरिदम, कंप्यूटर एल्गोरिदम से उसको मैच किया जाता है. तो आप टू अ ग्रेट एक्सटेंट चीटिंग नहीं कर सकते. बट क्या हम सर थोड़ा सा चीटिंग कर सकते हैं? यस, आई विल टेल यू हाउ. दुकान वाले क्या करते हैं? दुकान वाले नहीं 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 नहीं, फेक बिल से कुछ नहीं होगा माय डियर, अपन बाद में डिस्कस करते हैं, ट्रस्ट मी कुछ नहीं होगा. क्योंकि सब गवर्नमेंट डेटाबेस में जा रहा है ना. एक बंदे ने भी गवर्नमेंट डेटाबेस में फीड कर दिया तो आगे की चेन के लोग फंस गए. आपको दिखाना पड़ेगा, या नीचे वाला कस्टमर फंस गया, उसको दिखाना पड़ेगा कि भाई मैंने खरीदा है. नाउ लिसन टू मी. मान लो ये रुमाल है, ये रुमाल मैं खरीदता हूं, ठीक है.
कहां से खरीदता हूं मैं? क्रॉस बॉर्डर थ्रू नेपाल। नेपाल से ट्रक आता है, और नेपाल में वो ट्रक में सामान कहां से आया? चाइना। मैं कुछ बोलने वाला था, चाइना ऑक्यूपाइड तिब्बत और समथिंग लाइक दैट, बट जाने दो, चाइना से आ रहा है वो, ठीक है ना एवरीवन, जस्ट हाइपोथेटिकल एग्जांपल, ओके। सो जब ये रुमाल आता है तो मैं इसको बुक करता ही नहीं, आई विल नॉट बुक दिस रुमाल। या तो फिर ये रुमाल एक छोटा सा सप्लायर धारावी की बस्ती में बैठ के बनाता है, तो वो जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं है क्योंकि उसका टर्नओवर कम है ना, तो जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं है वो। और वो मुझे रुमाल देता है और वो मुझे बोलता है भाई कैश में पे कर, तो मैंने सामान खरीद लिया, बट मेरी इन्वेंट्री में सामान आया ही नहीं क्योंकि मेरे बैंक अकाउंट से मैंने पे ही नहीं किया। आ गया समझ में? अब मैं इसको कैश में बेचता हूं, खत्म। कैश इन कैश आउट, नो रिकॉर्ड, नो इनपुट इनवॉइस, नो आउटपुट इनवॉइस। हाँ, और सही बोल रहे हो ऑनलाइन स्टूडेंट्स। एक स्टूडेंट ने बोला, अक्षत ने बोला, सर यूपीआई के बाद ये चीजें कम हो गई, बट उसमें भी चीजें, क्योंकि यूपीआई का पेमेंट लोग अपनी वाइफ के नाम पे अपने बाजू के दुकान वाले पे ले लेते हैं, और उसमें भी एक चीज हुई, कहीं तो साउथ इंडिया की एक सिटी में जीएसटी डिपार्टमेंट ने नोटिस भेजे जिनके यूपीआई ट्रांजैक्शन 1 करोड़ क्रॉस हो गए, और फिर उन्होंने यूपीआई बंद कर दिया। हाँ, यस, वेरी गुड, वेरी गुड, यू आर एब्सोल्युटली राइट। सो स्टूडेंट्स, tax evasion even in GST, tax evasion even in GST is possible, but it is relatively difficult, relatively ये difficult है। आया समझ में? और गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है। स्टूडेंट्स, आपको पता है ना डिमोनेटाइजेशन का लॉजिक, एक दिन फिजिकल कैश गायब हो जाए, फिजिकल कैश पूरा गायब हो जाए, और ऐसा रूल हो कि दुकान वाला पेमेंट अपने अकाउंट में लेगा, दूसरे के अकाउंट में नहीं ले सकता, नहीं तो फिर वो ब्लैक मनी माना जाएगा। एवरीथिंग, करप्शन भी चली जाएगी, और बहुत सारे सोसाइटी के इवल्स पर्टेनिंग टू टैक्स इवेजन और ब्लैक मनी चला जाएगा। एक दिन होगा डिमोनेटाइजेशन, स्लोली स्लोली, झटके से नहीं, स्लोली स्लोली, कुछ डेकेड्स के बाद होगा। शायद से जब आप मेरी एज के होगे, तब शायद से मे बी काफी एक्सटेंट तक डिमोनेटाइजेशन सच में हो जाएगा, मतलब कैश करेंसी होगी ही नहीं, ऑनलाइन करेंसी होगी। राइट एवरीवन? ओके एवरीवन, द लास्ट पार्ट, क्या क्या एग्जांपल्स है डायरेक्ट टैक्स के? 5 हेड ऑफ इनकम, 5 हेड ऑफ इनकम डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल है ये। आगे हम पांचों हेड ऑफ इनकम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इनफैक्ट दिस इज वन ऑफ द कोर एरियाज ऑफ सिलेबस ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन। नंबर 1, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपके पास हाउस प्रॉपर्टी है जो रेंट पे नहीं डाला है, उसके ऊपर भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, विच इज काइंड ऑफ लाइक वेल्थ टैक्स, याद रखना। हाँ, वी यूज रेंट टू कंप्यूट the gross annual value of the house property, but the tax is not on rent, the tax is on the value of the house, which is computed maybe using rent and other things. All right everyone? Number 2, income under the head salary. Salary तो पता ही है, बहुत सारे लोग जॉब करते हैं, राइट? मैं भी 2 प्राइवेट कंपनी के लिए जॉब करता हूं, तो मुझे भी सैलरी मिलती है वहां से, इफ यू नो व्हाट आई मीन। नंबर 3, बिजनेस इनकम। सो मेरा बिजनेस इनकम भी है, अगर मेरा दुकान है, या तो फिर मैं एक टीचर हूं जो कोचिंग क्लासेस का बिजनेस करता है, तो मेरा बिजनेस इनकम है। व्हेन यू विल बिकम सीएमए, और आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपका भी बिजनेस प्रोफेशन का इनकम होगा। नंबर 4 इज कैपिटल गेन। कैपिटल गेन मतलब कि सोना खरीदा, कितने में खरीदा सोना? 50,000। कितने में खरीदा? 50,000, और बेचा 1,60,000 में। तो कैपिटल गेन कितना हो गया मेरे को? एसेट्स बेच के, कैपिटल एसेट बेच के 1,10,000, सो वो कैपिटल गेन टैक्स में आता है। और लास्ट, रेसिडुअरी हेड, इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट, dividend income, income from gifts, income from gambling, betting, horse races, and all income which do not fall in the above 4 category, income from other sources. Number 1, income under the head house property. Number 2, income from salary, business income, capital gains, other sources. ये 5 हेड ऑफ इनकम है। एंड स्टूडेंट्स, कुछ साल पहले वेल्थ टैक्स भी था 40 लाख के ऊपर, अगर आपके एसेट्स है, अदर देन जो घर पे आप रह रहे हो वो, एंड अदर देन सर्टेन अदर एसेट्स उसमें माइनस होते थे, आपको 1% टैक्स पे करना पड़ेगा जितना आपका वेल्थ 40 लाख क्रॉस कर रहा है। मतलब आपके पास लैम्बोर्गिनी की कार है, यू हैव अ लैम्बोर्गिनी कार 1 करोड़ की, तो उसमें 40 लाख माइनस करो, बाकी कितना बच गया? 60 लाख। 60 लाख पे 1% टैक्स पे करो हर साल। दैट वाज वेल्थ टैक्स, जो अभी अबॉलिश हो गया। बट बाकी की बाहर की कंट्रीज में, क्या पता कल को बाहर जाके आप यूएसए में रहो, यूके में रहो, मे बी वहां पे वेल्थ टैक्स होगा। ओके
एंड स्टूडेंट्स मुझे बताना कि व्हाट आर द मेजर हेड्स ऑफ टैक्सेस इन इनडायरेक्ट टैक्सेस। पहले पहले था एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी वाज अ टैक्स ऑन मैन्युफैक्चर। अगर आप गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हो, बूम, यू हैड टू पे एक्साइज ड्यूटी। यू रिमेंबर सॉल्ट सत्याग्रह? हमारे बापू लड़े थे, नमक के ऊपर टैक्स चार्ज किया था, दैट वाज एक्साइज ड्यूटी ऑन सॉल्ट। तो जो पुराना एक्साइज एक्ट था ना, उसमें फर्स्ट सेंटेंस लिखा था, सॉल्ट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम एक्साइज ड्यूटी। जैसे ब्रिटिशर्स को हमने लात मार के बाहर निकाला, हमने एक्साइज एक्ट में वो सेंटेंस डाला, सॉल्ट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम एक्साइज ड्यूटी, राइट? Then everyone, customs duty, whenever you import goods from outside India or you export goods to a territory outside India, you have to pay customs duty. Typically import के ऊपर customs duty होता है और import के ऊपर IGST भी होता है। import के ऊपर IGST भी होता है, वो आगे का मुद्दा है। वैल्यू एडेड ऑन गुड्स, तो पहले पहले गुड्स बेचने पे महाराष्ट्र वैट, हरियाणा वैट, कर्नाटका वैट, ऐसा वैल्यू एडेड टैक्स होता था। और अगर आप स्टेट टू स्टेट गुड्स बेचोगे, महाराष्ट्र से गुजरात, गुजरात से तमिलनाडु, तो फिर CST, सेंट्रल सेल्स टैक्स लेवी होता था। इसके अलावा सर्विस टैक्स, जो टीचर्स है, जो कॉस्ट अकाउंटेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, जो भी सर्विस प्रोवाइड करते हो, बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल सर्विसेज, वो सबके ऊपर सर्विस टैक्स। और पहले ऑक्ट्रा, एलबीटी और दूसरे लोकल टैक्सेस होते थे लाइक एंटरटेनमेंट टैक्स। अब ये सब सबस्यूम होके, ये सब मिक्स होके जीएसटी के अंदर चले गए, एक्सेप्ट सर्टेन टैक्सेस लाइक एक्साइज ऑन लिकर एक्सेट्रा। हाँ, और कस्टम अलग है, तो वो दोनों को मैंने ग्रीन में हाईलाइट किया। एम आई राइट एवरीवन? तो अभी दो मेन हेड बचे हैं इनडायरेक्ट टैक्स के, एक है कस्टम्स और एक है जीएसटी। मेन दो हेड, और भी है थोड़ा बहुत, बट ये मेन हेड है। इज दिस ओके एवरीवन? We are almost out of time. Students, in the next class of tax, we are going to study what are the components of Income Tax Act. उसके बाद में हम लोग AY, PY, असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर वाला बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट पढ़ेंगे। उसके बाद में we have to study certain important definitions, और उसके आगे जाके हम इनकम टैक्स के रेट्स पढ़ेंगे। ये अभी पुराना चार्ट है, ये पुराना चार्ट है, अभी नया चार्ट में बना रहा हूं और नए चार्ट से हम पढ़ेंगे। पुराना है तो आपको दिया नहीं मैंने, ठीक है एवरीवन? नाउ आपके कुछ भी डाउट होंगे, यू कैन आस्क मी। डियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स, जो भी विद्यार्थी ऑनलाइन है, जो भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन है, मैंने काफी नॉनस्टॉप लिया, अभी ब्रेक भी नहीं दिया, तो प्लीज नोट दैट यू कैन मैसेज ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अगर एडमिशन या नोट रिलेटेड कुछ भी इशू होगा तो यू कैन मैसेज और कॉल ऑन आवर कोचिंग क्लास अग्रवाल क्लासेस, नंबर मैंने यहां पे दिया है। और अगर आपको कोई भी मेरे से डाउट, स्टूडेंट्स एक मिनट, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको कुछ भी डाउट पूछना होगा तो यू कैन पिंग मी ऑन 7711037777। ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स कुछ भी डाउट होगा मुझे डायरेक्टली पिंग कर दो, आई विल ट्राई टू आंसर यू as soon as possible, typically within 24 hours. Students, open doubts. आपको कुछ भी डाउट्स है तो यू कैन आस्क मी। एक मिनट, अभी बजट 2 दिन में आने वाला है, उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट बाय द वे होने वाला है। आई एम सॉरी माय डियर, मैं तुम्हारा डाउट ले रहा हूं, बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट आ सकता है, ऐसा स्पेकुलेशन है, विच इज कॉल्ड कंबाइंड इनकम टैक्स रिटर्न ऑफ मैरिड पीपल, जो अब्रॉड बहुत सारी कंट्रीज में, स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स में। तो हमारे यहां पे अभी कैसा है, 12 लाख तक आपका इनकम एग्जेम्प्ट है, 15 लाख तक भी हो सकता है, कि टैक्स प्लानिंग करके, अरे मेरा 15 लाख भी एग्जेम्प्ट होता है। नहीं, वैसे नहीं है, मैं टैक्स भर रहा हूं, डोंट वरी। नॉट नेसेसरली, मैं वेग फिगर्स बता रहा हूं, नहीं तो कोई ऑनलाइन मुझे अटैक करेगा, पता नहीं कौन पर्सन। हाँ, लिसन, सुनो ना, सुनो। वो जो नया सिस्टम है, अगर वो आ गया जॉइंट रिटर्न्स, उसमें क्या हो जाएगा, जो हस्बैंड और वाइफ है, जो मैरिड कपल है, वो कंबाइंड इनकम टैक्स रिटर्न भर पाएंगे, और मे बी उनका एग्जेम्पशन स्लैब, मे बी हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अभी 12 लाख है ना, 24 लाख हो जाएगा, 25 लाख हो जाएगा। तो अगर एक पर्सन कमा रहा है और एक होम मेकर है,
मान लो मैरी कॉम कमा रही है और उनके हस्बैंड होम मेकर है, या तो फिर नहीं, ऐसा उल्टा भी, अभी जेंडर इक्वालिटी ना एवरीवन, उल्टा भी तो हो सकता है। या तो फिर हस्बैंड कमा रहा है हस्बैंड कमा रहा है और वाइफ होम मेकर है, कैसा भी कैसा भी कैसा भी एवरीवन, तो उन पे बर्डन नहीं आता ना, उनका पूरा इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगा अप टू 24 लाख। सो इट इज अ ब्यूटिफुल कंसेप्ट एंड इट इज वेरी वेलकम, बहुत वेलकम कंसेप्ट है। काश ऐसा हो। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही 2 दिन में बजट आएगा हम उसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे, और मैं इनफैक्ट बजट के सारे की हाईलाइट समराइज में करता हूं हर साल, वो मैं करके आपको भेजूंगा। बट वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम उसके ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। हाँ, क्लास बंद होने के बाद आपको गप्पे मारनी है, जितना आपको पूछना है आप पूछ लो, बट वो क्लास के दौरान हम उसके डिटेल में नहीं जाएंगे, है ना। तो यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हैव अ वंडरफुल डे। My name is CSCMA AD Singh. My number is 7711037777. आपको कुछ भी डाउट है तो you can ping me on this particular mobile number. Online students, have a good day. Bye. Yes, my dear. हाँ, I'm sorry. ऑनलाइन कोई तो पर्सन कुछ भी जो मैंने नहीं बोला वो ऐसे करके कुछ तो करने का ट्राई कर रहा था। हाँ, यस। क्या क्या? एक मिनट, डेयरी फार्म है? अच्छा, तुम्हारा है क्या ऐसा बिजनेस? हाँ ठीक है, ओके। हाँ, ये सब बहुत होता है माय डियर। और इंडिया में अगर आप ऑनेस्टली टैक्स पे कर दो ना, तो यू आर पोर्ट्रेड एज अ लूजर। आपको लूजर बोला जाता है, लोग बोलते हैं आप लूजर हो। तो हम अपने को ऑनेस्टली टैक्स पे करना है। और मैं एक बात बताऊं क्या तुम लोग को एवरीवन, ये सेल्फ असेसमेंट है, खुद से होके खुद का टैक्स पे करो, कोई चेक नहीं करेगा। अगर गड़बड़ हुआ तो ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैं क्या बोलता हूं, रात को चैन की नींद बहुत इंपॉर्टेंट है यार। और ये बोलना अपने मन में कि आई एम एन ऑनेस्ट टैक्स पेइंग सिटीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार एक जीएसटी इंस्पेक्टर मेरे ऑफिस में आ गई थी चालू क्लास में, और मैडम को मैंने बोला, मैडम ये रहा जीएसटी नंबर, रिसीट विसीट क्या चाहिए? उसने हाथ जो, उसने, अरे नहीं सर, नहीं मांगा है मैंने। बिकॉज मुझे डर किसी बात का है ही नहीं, सब है वो ऑनेस्ट है। तो दैट इज स्टूडेंट्स आई थिंक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ यस माय डियर, तुम वही पूछ रहे थे क्या मुझसे? हाँ, बहुत मस्त यार कंसेप्ट है। आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर द बजट, अपन उसका डिस्कशन करेंगे, ठीक है। यस, ओके, 5 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं, देन विल स्टार्ट विद लॉ। हाँ हाँ, नेक्स्ट ईयर 2027। और हाँ, दिसंबर अटेम्प्ट में अप टू जून जो अमेंडमेंट होगा वो एप्लीकेबल होगा। कुछ नोटिफिकेशन आता है, टीडीएस का रेट चेंज हो जाता है, तो वो मैं अलग से अमेंडमेंट दूंगा हर साल। हाँ हाँ बिल्कुल, अरे मैं रिवीजन भी लूंगा मैं पूरा, नो वरीज। हाँ, ये सिर्फ 5 ही मिनट का ब्रेक है। ये तुम लोग मेरे को एक, अच्छा चाय नहीं बनी होगी ना 2:30 बजे? तुम नीचे जा रहे हो क्या? नीचे जाके बोलना वो दीदी या जो भी होगा, चाय होगा तो सर ने बोला है। हाँ यस, हाँ यस माय डियर। मेरा ना, हाँ, मेरा अभी फिलहाल टाइम स्लॉट ऐसा है कि मैं 1 बजे फ्री हो रहा हूँ दूसरे क्लास से, तो अभी फिलहाल ऐसा रहेगा। हाँ 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 हाँ, अरे हाँ ना, वो सर भी 12 के आगे यहाँ पे आ रहे हैं। यस यस, बट अकाउंट्स का क्लास होगा ना पहले, इतना थोड़ा सा, हाँ इतना थोड़ा एडजस्ट कर लेना, और कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी मैं लेने वाला हूँ, है ना।